बच्चे, थर्मल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे कि आपका जो मटेरियल है वो टेम्परेचर पे कैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी को गेन करता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपकी थर्मल प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहला है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आपको पता है रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से दिखाते हैं और रेजिस्टिविटी को रो से दिखाते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की उल्टी होती है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ की टेम्परेचर को कंडक्ट करने की एबिलिटी को, टू कंडक्ट द टेम्परेचर एबिलिटी इज नोन एज अ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, मतलब हीट ट्रांसफ़र करने की जो किसी भी मटेरियल में हम हीट कैसे कितना ज़्यादा रेट से या कितना कम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हीट ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको ये बताऊँ कि जैसे आपका हीट ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो जैसे आपके हीट ट्रांसफ़र अक्रॉस द मटेरियल की मैं बात करूँ, तो अगर आपका हाई थर्मल कंडक्टिविटी है तो उसके अंदर जो हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है जिसमें आपकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो जल्दी से क्या होगा, बहुत जल्दी से क्या होगा, फ्लो ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अगर आपकी लो थर्मल कंडक्टिविटी है मटेरियल की, तो वहाँ पे जो आपका टेम्परेचर हो, जो ताप होगा, जो हीट होगी, वो धीरे धीरे फ्लो करेगी। तो जैसे हम हाई थर्मल कंडक्टिविटी जो जल्दी से टेम्परेचर क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, वहाँ पे वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हीट सिंक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे मैं लो थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूँ तो वो हम यूज़ करते हैं इंसुलेशंस के अंदर, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल में हम क्या यूज़ करते हैं, लो थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल को यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे हीट सिंक हो, जैसे आपका ट्रांजिस्टर वगैरह है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हीट सिंक लगाते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर्स भी हैं उसमें हीट सिंक देते हैं, मतलब जो जल्दी जल्दी कूल होता रहे, क्योंकि इतना बड़ा CPU है आपका, उसके अंदर मदरबोर्ड लगा, इतनी सारी करंट फ्लो करती रहती है, तो फैन सा लगा रहता है, तो कूलिंग के लिए हमने हमारा जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो हम यही करते हैं। ठीक है, तो यानी जो थर्मल कंडक्टिविटी है किसी भी मटेरियल का, वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है मटेरियल की वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब जैसे मैं इसे शॉर्ट में बताऊँ अगर और क्लियर करके, तो जैसे कंप्यूटर्स को में हम वो लगाते हैं, मैंने बताया ना अभी, टरबाइन ब्लेड्स वगैरह लगाते हैं, वो फैन सा चलता रहता है, वो हम हाई थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का लगाते हैं। उसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, और अगर मैं फर्नेसेस, भट्टियों वगैरह की मैं बात करूँ, भट्टी वगैरह होती हैं, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम पॉलीस्टीरीन और एल्यूमिना, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ इसको भी। देखो बच्चों, मैंने लिख दिया आपके लिए, थर्मल कंडक्टिविटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ट्रांसफ़र और कंडक्ट द हीट। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के क्या होती है, समानुपाती है, प्रोपोर्शनल होती है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है वो बहुत हाई होता है। वहीं ऑन द अनदर हैंड लो थर्मल कंडक्टिव मटेरियल का जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होता है, हीट ऑफ ट्रांसफ़र होता है वो कम होता है, प्रवाह दर मतलब कम होता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं हाई कंडक्टिव मटेरियल सच एज, वो मटेरियल होता है सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर। वहीं फर्नेस में यानी भट्टियों में हम यूज़ करते हैं लो कंडक्टिव मटेरियल सच एज पॉलीस्टीरीन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपकी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग ऑन द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। मतलब आपकी कोई भी अप्लाइंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, ठीक है, घर में बहुत सारे अप्लाइंसेस, आपके टीवी है, पंखा है, ठीक है, आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं जैसे, तो उनका अगर उन पर ओवरलोडिंग हो, मतलब भार ज़्यादा दिया जाए, ओवरलोडिंग हो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में अगर आपकी जो, यदि हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में हम क्या कर देते हैं, ओवरलोडिंग कर देते हैं, तो उसकी जो लाइफ है, मतलब उसकी जो एज है, मतलब जो हम कह रहे हैं कोई 10 साल चलेगा तो कोई 40 साल चलेगा, 10 साल उसकी लाइफ है, आपको लिख के दिया है कि 3 साल तो 4 साल की तो गारंटी है, तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन वो क्या है, वो 2-3 साल में बोल गया, 2 साल में बोल गया, तो उसमें क्या होता है, उसे हम बोलते हैं लाइफ एज। तो उससे क्या होगा, ओवरलोडिंग से इलेक्ट्रिकल
अप्लाइंसेस पे अगर आप ओवरलोडिंग करते हो तो उसकी लाइफ कम हो जाती है, यानी उसकी जल्दी ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती हैं। और ये सब किस लिए होता है, ये सब सप्लाई के अंदर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, ज़्यादा करंट बह रही है, कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, ठीक है। क्या क्या फ्लक्चुएशन सप्लाई के अंदर बार होता है, कभी कभी ज़्यादा हो रही, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा, कहते हैं फ्लक्चुएशन हो रही है। तो कभी फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी करंट बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, हम कहते हैं ना हाई वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो अप्लायंस है वो क्या होता है, ओवरलोड जाता है, इसे हम ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका अप्लायंसेस बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसको बचाने का तरीका क्या है कि हम वोल्टेज स्टेबलाइजर, सबके घर में स्टेबलाइजर्स लगे हुए हैं, तो हम स्टेबलाइजर का यूज़ करें, ठीक है। ज़्यादा लाइट आ गई, ठीक है, तो आप क्या करें, फ्यूज़ेस का प्रयोग कीजिए। फ्यूज़ होते हैं ना, लगा देते हैं एलिमेंट्स में, वो फिलामेंट्स में, वो सॉरी एलिमेंट्स के अंदर वो फ्यूज़ लगा देते हैं। तो फ्यूज़ से क्या होता है, या तो जैसे एमसील होती है वो गिर जाती है, तो वो भी फ्यूज़ का ही काम कर रही है। तो वो क्या करते हैं, हम फ्यूज़ और वोल्टेज स्टेबलाइजर आदि का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अप्लायंस को ओवरलोडिंग होने से बचा देते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर भी यही काम करता है, जितनी वोल्टेज होती है उतनी कन्वर्ट करके आपके घर में भेजेगा। मतलब आपके जो पोल से लाइट आ रही है आपके घर पे, ठीक है, उस पोल वो लाइट आपके पहले स्टेबलाइजर में आएगी, जितनी आपको ज़रूरत है वो उतनी कन्वर्ट करके भेजेगा। अगर सपोज बाहर से हाई वोल्टेज आ गई तो वो उसको पहले डाउन कर देगा, स्टेप डाउन की हेल्प से, स्टेप डाउन। और अगर बहुत कम आ रही है तो उसको बढ़ा के भेजेगा, ठीक है। तो ये तो वोल्टेज स्टेबलाइजर हो गया। फ्यूज़ क्या है, बहुत ज़्यादा हाई करंट आ गई, ठीक है, अब इतनी करंट हमें चाहिए ही नहीं थी, स्टेबलाइजर लगा नहीं है, तो फ्यूज़ काम करेगा या एमसील्स काम करेंगे वहाँ पे आपकी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप ओवरलोडिंग से बचा सकते हो, ठीक है। एक लास्ट है आपका ये टॉपिक, जिसमें है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू राइज इन टेम्परेचर। मतलब आपको मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन करनी है, अलग अलग मटेरियल्स बताने हैं, जैसे जैसे आप क्या करते रहोगे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी मैं इसकी एक फ़ोटो क्लिक करके आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगी, ठीक है। देखिए ये है ना, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू राइज इन टेम्परेचर। तो मैंने यहाँ पे क्लासेस लिखी हैं, हमने इसको नाम दिया है वाई या ओ क्लास, ठीक है। ए क्लास, ई क्लास, बी क्लास, एफ क्लास, एच क्लास, सी क्लास, ठीक है। टेम्परेचर देखिए बढ़ते हुए में गया, 90 डिग्री, 105 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 130 डिग्री, 155 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 और 180 से ऊपर सारे सी वाली क्लास में आएंगे। अब जैसे मटेरियल की बात करूँ तो इसमें मैं दिखा सकती हूँ कॉटन, सिल्क, पेपर, ठीक है, वुड, कॉटन, सिल्क, पेपर, वुड एक्सेट्रा। फिर आप इसमें बताएंगे ये क्या होते हैं, ये ऑयल में इमर्ज्ड इन ऑयल, ये क्या हो जाते हैं, ऑयल में आपके आराम से भीग जाते हैं, ठीक है, इमर्ज्ड हो जाते हैं। अब जैसे ए क्लास वाले में चलूँ आपके, ये वो हैं जो, ये हम इसमें ये कह सकते हैं जैसे बॉन्डिश पेपर है, लैमिनेटेड वूल्स है, ठीक है, जिसमें मतलब क्या होती है, वूल है, वूल के ऊपर, ऊन के ऊपर आपने कुछ पेंट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ई में आएगा आपका सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक रेजिन, जैसे कॉटन हो गया, पेपर हो गया, लैमिनेटेड विथ फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें हम जो बॉन्डिश करके रखते हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड के करके रखते हैं। फिर बी क्लास में चलिए, माइका हो गया, ग्लास हो गया, फाइबर हो गया, एब्स्ट्रोस हो गए, ठीक है, जिनकी परफेक्ट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। फिर हम एफ टाइप में चले, एफ टाइप में वो मटेरियल हैं जो होते तो क्लास बी के ही हैं, लेकिन बॉन्डिंग मटेरियल जो होता है इनका बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब बी वाले ही एफ में आएंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, वही कॉटन पेपर उसमें आ रहा है, वही हम बी के अंदर ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है आपके, सॉरी एफ में, लेकिन एफ में आपकी जो होती है थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। क्लास बी में से जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी वो आपका एफ में आ जाएगा, ठीक है, सारे नहीं आएंगे। फिर आपका एच आ जाएगा, एच हमारा है जैसे ग्लास फाइबर्स वगैरह हैं, ठीक है, ग्लास फाइबर, खाली फाइबर्स नहीं, ग्लास फाइबर्स। और सी में आएगा आपका माइका, सिरामिक्स, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। तो इसकी एक फ़ोटो क्लिक कर दूँगी मैं और आपको भेज दूँगी, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, ये वाला आपका निमट गया है। लास्ट टॉपिक है आपका प्लास्टिक इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है।